सुप्रभात। कक्षा 9 की प्रिय छात्राओं, ये हमारी हिंदी विषय की कक्षा है। हिंदी विषय में हम लोग हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसमें गद्य क्या है, गद्य और पद्य में क्या अंतर है और हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास, इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। अब जो पाठ्यक्रम के अनुसार भारतेंदु युग और द्विवेदी युग हमारे 9th क्लास में है, उसको हम लोग समझेंगे और अगली कक्षा में उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र के उदय से एक नवीन क्रांति का श्री गणेश हुआ और इसलिए हिंदी गद्य के इस युग को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु युग सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना गया है और भारतेंदु जी से पूर्व हिंदी पद्य गद्य का कोई निश्चित स्वरूप नहीं था। कुछ लेखकों की कृतियाँ अरबी, फारसी शब्दों की प्रधानता थी लेखकों के में, लेकिन जो कुछ लेखकों की कृतियों में संस्कृत के तत्सम शब्दावली की हिंदी गद्य के दोनों ही रूप जनमानस की समझ से बाहर थे। भारतेंदु जी ने पहली बार अपनी गद्य में साधारण बोलचाल के शब्दों को स्थान देकर हिंदी गद्य को एक निश्चित रूप दिया और उसे एक प्रगतिशील भाषा प्रदान कर तत्कालीन साहित्यिक चेतना को जागृत करने का प्रयास किया। उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया और स्वयं लिखा एवं अन्य लेखकों को लेखन की प्रेरणा दी। चूँकि वर्तमान हिंदी गद्य का पौधा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही रोपा था, इसलिए हिंदी गद्य के जनक वो कहे जाते हैं। अगर पूछा जाता है हिंदी गद्य के जनक किसे कहा जाता है या क्यों कहा जाता है, तो ये लिखिएगा कि भारतेंदु जी द्वारा हिंदी गद्य के पौधे का रोपण हुआ। पौधा ऐसा नहीं पेड़ लगाया, यानी गद्य की शुरुआत की थी, इसलिए उन्हें हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। और अगर हम लोग साधारण रूप पे कहें तो भारतेंदु जी की सभी रचनाओं में अरबी फारसी के शब्द प्रयुक्त हुए हैं, पर वे ही जो व्यवहार में निरंतर प्रवेश पा चुके थे उन्हीं शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। ऐसे शब्द व्यवहार के क्षेत्र में जहाँ कुछ विकृत रूप में पाए जा गए, वहाँ उसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। राजा शिव प्रसाद सिरारे हिंद की भांति तत्सम रूप में नहीं, दूसरी ओर संस्कृत शब्दों के तद्भव रूपों का भी बड़ी सुंदरता से व्यवहार किया गया है। इसमें उन्होंने बोलचाल के व्यवहारिक रूपों का विशेष ध्यान रखा। उनके प्रयुक्त शब्द इतने चलते हुए हैं कि आज भी हम अपनी नित्य की भाषा में उनका प्रयोग उन्हीं रूपों में करते हैं। इन तद्भव रूपों के प्रयोग से भाषा में कहीं शिथिलता या ग्रामत्व आ गया हो, यह बात भी नहीं है, वरन इसके विपरीत भाषा और अधिक व्यवहारिक एवं व्यंग्यात्मक हो गई है। इस प्रकार भारतेंदु जी ने अपनी साहित्यिक सेवा द्वारा हिंदी साहित्य में एक नूतन युग का निर्माण किया और अपने जीवन काल में गद्य लेखकों या कवियों का एक अच्छा सा मंडल तैयार किया। उनके युग के गद्य लेखकों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, केशव दास भट्ट, कार्तिक प्रसाद खत्री, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा चरण गोस्वामी, अंबिका दास व्यास और दुर्गा प्रसाद मिश्र आदि प्रमुख थे। भारतेंदु जी के पश्चात हिंदी गद्य को स्थिरता और शक्ति प्रदान करने में बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ने अपना विशेष योगदान दिया और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने भी नूतन एवं अलौकिक गद्य शैली का रूप निर्माण कर गद्य को शक्ति विशेष रूप से बढ़ाई। इसी काल में गोविंद नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त ने अपनी विभिन्न गद्य शैलियों के द्वारा हिंदी गद्य को समृद्ध किया और इस युग में गद्य की अनेक विधाओं पर लेखकों ने अपनी लेखनी चलाई।
इस समय भारतीय जनता की मुक्ति चेतना का नया रूप रंग साम्राज्य विरोधी स्वर लिए था। इसी स्वर को प्रखर अभिव्यक्ति इस युग में पत्रिकाओं में हुई। हिंदी गद्य की वैचारिक शक्ति से भारतेंदु ने कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बनी जैसी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोधी संग्राम खुलकर लड़ा और हिंदी गद्य के विकास एवं प्रसार में भारतेंदु युग की पत्र पत्रिकाओं के योगदान के अतिरिक्त अनुवादों की भूमिका को भी कम नहीं माना जाता है। और इसी युग में सन 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई, जिसने हिंदी साहित्य के विकास को एक नया अध्याय प्रारंभ किया। और सन 1997 में नागरी प्रचारणी सभा का प्रकाशन भी इसी युग की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। इस युग के अन्य लेखकों में बाबू नवीन चंद्र राय, बाबू तोताराम, राजा रामफल सिंह, मोहन लाल और विष्णु पांड्या आदि प्रमुख हैं। तो इस प्रकार से 1868 से 1900 तक का समय अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें इन वर्षों में न केवल खड़ी बोली का विकास हुआ, यद्यपि हिंदी गद्य साहित्य का भी उन्नति हुई है। उसके बाद द्विवेदी युग आता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पश्चात हिंदी गद्य के क्षेत्र में एक महान व्यक्तित्व का आगमन हुआ, जिनका नाम था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और हिंदी गद्य के इस युग का नामकरण उन्हीं के नाम पर पड़ा, इसीलिए इसे द्विवेदी युग कहा जाता है। प्रयाग में सन 1903 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण घटना थी और सरस्वती के संपादक के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा और उसके गद्य के परिष्कार एवं परिमार्जन का कार्य आरंभ किया। उन्होंने गद्य की त्रुटियों और साहित्यकारों का ध्यान आकृष्ट किया, अपरिपक्व लेखकों की भाषा शैली की आलोचना किया, उन्हें सुझाव दिए और नए लेखकों को प्रोत्साहित भी किया। स्वयं द्विवेदी जी ने कला, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, पुरातत्व और प्राचीन साहित्य पर सर्वश्रेष्ठ रचनाएं प्रस्तुत की। शब्द भंडार की वृद्धि के अतिरिक्त गद्य की विविध शैलियों भी इस युग में विकसित हुई। यूँ तो सरस्वती के प्रथम वर्ष की संपादन समिति में कार्तिक प्रसाद खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राधा कृष्ण दास और श्याम सुंदर दास जैसे महान और प्रतिष्ठित हिंदी सेवी थे, पर बाद में 2 वर्षों तक केवल श्याम सुंदर दास जी ने ही इसका संपादन कार्य संभाला और सन 1903 से 17 वर्षों तक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ही इसके संपादक रहे हैं। और द्विवेदी युग में विविध प्रकार की भाषा शैलियों के जन्म के साथ साथ गद्य के विविध रूप मिले। इसमें बहुत सारे लेखक हुए हैं, कहानियाँ लिखी गईं, पत्र पत्रिकाएँ, उपन्यास आदि का सृजन हुआ। इस प्रकार से इसमें अनेक संघर्षों का सामना करते करते हिंदी गद्य अब विकास क्रम की सीमा में पहुंच चुका था, उसे एक सार्वभौम रूप प्रदान किया। इस प्रकार से द्विवेदी युग हमारा प्रारंभ हुआ। आगे बच्चों हम आपको इसी तरीके से हिंदी गद्य के साथ अब आपकी विधाएं पढ़ाएंगे। पहले इससे संबंधित प्रश्न देंगे, उसके बाद गद्य की विधाएं भी पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों, इसको पढ़ लीजिए।